हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज इस सेशन में हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब, जो रेड कलर का बटन है इसे दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो समय पे मिल सके। और जो भी मैं ये पढ़ाऊँगा आज, इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे हाई स्कोरिंग चैप्टर कराता हूँ जो टोटली फ्री है। 8 बजे मॉक टेस्ट रहता है जो एनसीईआरटी पे डिपेंड रहता है, और 8 बजे दूसरे दिन में अल्टरनेट डे में पीवाईक्यू रहता है। तो अगर आप अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आ जाएंगे तो वैसे ही आपका बायो इम्प्रूव हो जाएगा और टोटली फ्री है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। कोड में डॉक्टर एस.के. सिंह लगा सकते हैं, जो हर वर्ड कैपिटल लेटर होगा बिना किसी गैप के साथ, जहाँ पे आपको 10% छूट और 100% गाइडेंस मिलेगा। 23 और 24 के मेरे बैच चल रहे हैं। तो स्टार्ट विद द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी इज व्हाट? इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, द सेकेंड इज कॉल्ड पॉपुलेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड कम्युनिटी, एंड फोर्थ इज कॉल्ड बायोम। ये 4 लेवल पे हमारा इकोलॉजी काम करता है। The regional and local variation within the each biome lead to the formation of wide variety of habitat। असम में कुछ और है, बनारस में कुछ और है, हिम और दिल्ली में कुछ और है। ये सारी चीज़ इस पर डिपेंड करता है। मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करें जिसमें लाइफ नहीं होता है, द टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली इक्वेटर टुवर्ड द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी पोल पे बहुत टेम्परेचर कम होता है। From plain to the mountain top, it rains from the sub-zero level in a polar area and a high altitude greater than 50 degrees centigrade in tropical desert in a summer. Mango tree cannot grow in a temperate country like the Canada and Germany, and snow leopard are not found in the Kerala forest, and tuna fish are really catch beyond the tropical latitude in the oceans। मतलब ये वेरिएशंस जो है टेम्परेचर की वजह से देखा जाता है। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। मतलब उसे या तो आप 10 डिग्री में रखिए या 100 डिग्री में रखें, दे कैन बी सर्वाइव। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उनको थोड़ा सा टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वाटर, इट इज़ अवेलेबल सो लिमिटेड इन डेजर्ट, ओनली द स्पेशल एडेप्टेशन मेक अ पॉसिबल टू लीव देयर। क्या मरुस्थल में तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली डिपेंड ऑन द वाटर। पानी देते हैं तभी प्लांट ग्रो करते हैं। तो इक्वेटिव ऑर्गेनिज्म, द क्वालिटी, द केमिकल कंपोजिशन, द पीएच, द वाटर बिकम इंपॉर्टेंट, and the salt concentration is measured in term of salinity in parts per thousand and less than 5% in island water. Some organism can tolerate a wide range of salinity, उसे हम बोलते हैं यूरी हालाइन। मतलब उसे समुद्र के पानी में रख दीजिए और कितने भी खारा पानी में रख देंगे वो सर्वाइव करेगा। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड स्टीनो हालाइन, दे आर कॉल्ड स्टीनो हालाइन। लाइट के बारे में बात करें तो सिंस द प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू द photosynthesis as we all know, and which is only possible when the sunlight is available as a source of energy. So many species of a small plant जैसे herbs, shrubs growing in the forest are adapted to the photosynthesis optimally under the very low light condition because they are constantly overshadow tall canopinized tree and all. The UV component of a spectrum is harmful to the many organism, while not all the color component of the visible spectrum are available for the marine plants living in a different depend on the oceans. Soil के बारे में बात करें, the nature and property of soil in the different places vary. नेचर जो होता है सॉइल की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करती है, एंड इट इज़ डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर, क्योंकि वेदरिंग प्रोसेस होता है, पहाड़ों से मिट्टी बह के खेतों में आती है और उससे उपजाऊ बनती है। द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड टू द sedimentary and how the soil become occur. The various characteristics of soil such as the soil composition, grain size, aggregation, determination, percolation and water holding capacity इसको soil को बेहतर बनाता है। अब हम response to the abiotic factor करेंगे, and this graph is quite important। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें
तो जैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर का टेम्परेचर अगर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और अंदर का टेम्परेचर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो अगर बाहर का 10 है तो अंदर भी 10 होगा, बाहर का 20 है तो अंदर भी 20 होगा, बाहर का 30 है तो अंदर भी 30 होगा। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कन्फर्मर्स। तो बाहर का जितना टेम्परेचर होगा उतना ही अंदर का होगा, एंड दैट्स कॉल्ड कन्फर्मर्स। रेगुलेटरी वो कि बाहर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है, तो ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। बाहर कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, 50 हो जाए, 10 हो जाए, बट अंदर वाला फ्लक्चुएट नहीं होगा, दे आर कॉल्ड रेगुलेटर। एंड पार्शियली रेगुलेटर का मतलब होता है कि इनिशियली कन्फर्मर्स की तरह एक्ट करते हैं, बट सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये रेगुलेटर बन जाते हैं, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर। तो रेगुलेट इज ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर रेगुलेटर। जैसे हम लोग रेगुलेटर हैं, हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रा in invertebrate species are indeed capable to such regulation, that is homoregulation and osmoregulation. Success of the mammal is largely due to the ability to maintain a constant body temperature. मतलब अगर मैमल सक्सेस है तो इसका कारण यही है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखा है, and thrive whether they can live in Antarctica and Sahara desert. Most of the mammals is regulated their body temperature are similar to the ones we human use, right? Now we have a conformers. The majority of 99% of the animals and nearly all plant cannot maintain the constant internal environment, and thermoregulation is energically expensive. मतलब अगर थर्मोरेगुलेशन यानी वी रेगुलेट द टेम्परेचर, बाहर कितना भी है हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, तो इसमें बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप देखेंगे गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो सके, तो फॉर द स्वेटिंग देयर इज अ लॉस ऑफ ATP आर required. So this is a partially true for the small animal like shrew and hummingbirds. Heat loss और heat gain is a function of surface area. मतलब हम क्या करते हैं, ठंडियों में अपने surface area को कम कर लेते हैं ताकि हमारा heat loss कम हो जाए, right? So since the small animals has a larger surface area relative to their volume, there is a term is called migrate. Migrate का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे stressful habitat है, आरामदायक नहीं है, सुकून वाला पल नहीं है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटाट टू द मोस्ट हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट, आरामदायक इन्वायरमेंट पे आते हैं, एंड देन रिटर्न बैक जब स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाता है तो वो रिटर्न बैक हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड टेम्परेरी माइग्रेशन। बट देयर इज अ परमानेंट माइग्रेशन, दे कैन बी परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन। सो every winter the famous Koledo National Park, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, भरतपुर राजस्थान, hosts thousands of migrating birds coming from the Siberia and other extremely cold northern region. Suspend का मतलब होता है कि इस टाइप के एनिमल्स जो माइग्रेट नहीं हो पाते हैं वो नीचे वो अलग अलग हैबिटाट बनाते हैं अपने अंदर, जैसे बैक्टीरिया अपने ऊपर सिस्ट बना लेगा, है ना, फंजाई एंड लोअर वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पोर्स आर फॉर्म विच हेल्प इन survive in unfavorable condition, right? This germinate on ability to suitable environment. In animals, the organism, if unable to migrate, might be avoided stress by the escaping in time, and the familiar case of bear going to the hibernation during the winter, example of escape the time. Some snail and fish go to the estivation and avoid the summer related problems. तो estivation hibernation can be seen. So adaptation का मतलब होता है कि change, बदलाव, और ये बदलाव उसके फिजियोलॉजी में देखा जाता है, मॉर्फोलॉजी में देखा जाता है, हैबिट्स और हैबिटाट में देखा जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव रह सके, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे वो रिप्रोड्यूस कर सके। सो एडेप्टेशन इज वेरी एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दैट इनेबल टू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इट्स हैबिटाट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। द कंगारू रैट, मतलब कि आपको पता है डेजर्ट में पानी नहीं होती, तो कंगारू रैट क्या करता है कि उसको जिंदा रहना है तो अपने इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज करता है, एंड देन फॉर द फैट ऑक्सीडेशन देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द कंगारू रैट। और इसके अलावा अपनी यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाता है ताकि पानी कम लॉस हो सके। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल टू मीटिंग ऑल वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू द इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, एंड यूरिन को मिनिमम वॉल्यूम करता है, वाटर को रिमूव करता है, वाटर को कम रिमूव करता है। मैनी डेजर्ट प्लांट के ऊपर थिक क्यूटिकल्स होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होते हैं,
जिससे पानी लॉस नहीं होता। आपको पता है कि जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका रूट जो सिस्टम होता है काफ़ी डीप और पेनिट्रेटेड होता है, क्योंकि पानी तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पानी खींचते हैं और पता चला ट्रांसपिरेशन में वो लॉस कर दें, तो ये गलत है। इसलिए उनके लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो पाए। मेनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल लीफ सरफेस एंड दे हैव देयर स्टोमेटा arranged in deep pit minimize the water loss through the transcription, and there is a plant is called cam। और कैम जो होते हैं कि उनके स्टोमेटा दिन में ओपन नहीं होते हैं, दे ओपन इन द मून लाइट, नाइट लाइट, ताकि हीट लॉस, ताकि उनको ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस ना हो। मैनी डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनशिया दे हैव अ नो लीफ, लीफ नहीं होता, लीफ नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। एंड दिस लीफ इज मॉडिफाइड टू द स्पाइन, छोटे छोटे स्पाइन बन जाते हैं, और उनका स्टेम जो होता है फ्लैटेंड होता है और ग्रीन होता है। दे आर important for the photosynthesis, so they are reduced in a spine and photosynthetic function is taken over the flattened stem। स्टेम वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ नहीं करता है, क्योंकि लीफ स्पाइन में बदल चुका है। मेमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव अ शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स मिनिमाइज द हीट लॉस। जितने भी कोल्डर क्लाइमेट के होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एंड जो भी चीज़ छोटा होता है एंड दैट्स कॉल्ड एलन, एंड दिस कॉल्ड एलन्स रूल। सील हैव अ थिक layer of fat blubers below which their skin act as an insulator and reduce the loss of body heat. Microbe which is called Icabacteria that flourish in a hot spring, deep sea hypodermal vent and temperature for the exceed 100 degrees centigrade, and this is possible. So desert lizard lack thick physiological ability to mammals. They have to deal with the high temperature and their habitat but manage the keep body temperature fairly constant and behavior means। नाउ वी हैव अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह इकट्ठे हो जाएं, दे लीड टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज सर्टेन एट्रीब्यूट दैट इंडिविजुअल डज नॉट। इंडिविजुअल में बर्थ होता है, डेथ होता है, बट पॉपुलेशन में रेट के बारे में बात की जाएगी कि कितने रेट से बर्थ हुआ, कितने रेट से डेथ हुआ। इंडिविजुअल में हैव अ बर्थ एंड डेथ बट द पॉपुलेशन हैज अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन दिस रेट रेफर्स टू द पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेस्पेक्टिवली। इफ द पॉन्ड देयर इज 20 लोटस, ए क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, थ्रू द रिप्रोडक्शन 8 और नए ऐड हो गए, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज 28, कैलकुलेट द बर्थ रेट, तो 8 थे और टोटल 20 बराबर 0.4, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अनदर एट्रीब्यूट इज अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, है ना, द अकरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एजेस एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन पर इंडिविजुअल इज अ गिवन एज group is plotted a graph that's called age pyramid। तो age pyramid are 3 type, the growing and stable and declining। growing का मतलब होता है कि द प्री रिप्रोडक्टिव बंदे का अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हों और बेस पे हों, रिप्रोडक्टिव भी ज़्यादा हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एट क्वाइट लो, तो दिस इज टाइप ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन लाइक इंडिया। स्टेबल में क्या होता है, द प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर इक्वल। ये याद रखिएगा, प्री और पोस्ट जो है, प्री और रिप्रोडक्टिव बराबर हो तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल पॉपुलेशन, नाइदर ग्रोइंग नाइदर डिमिनिश। और डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है तो रिप्रोडक्टिव बनेंगे ही नहीं, समझ पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग। चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है अभी। तो पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिजाइन बाय द एन need to the necessary measure in term of number only। So natality is what, it's a birth rate, they usually increase the population size, right? The number of birth during the given period of population they are added to new density। mortality कि लोग मर गए तो population घटेगा। immigration कि लोग जो है जा रहे हैं, ठीक है, individual of the same species that come into habitat elsewhere during the time period। और नहीं मतलब लोग आ रहे हैं इमिग्रेशन तो ये ऐड करेगा, और इमिग्रेशन लोग जा रहे हैं तो ये लॉस करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ग्राफ में कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी है तो लोग आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन घटेगा, और लोग चले जाएंगे तो पॉपुलेशन घट जाएगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ग्रोथ मॉडल करते हैं, दे आर 2 ग्रोथ मॉडल, वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जे शेप, अचानक से बढ़ गया, तो अचानक से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन में मतलब कि एनवायरनमेंट में बहुत सारा फूड अबंडेंट है। तो व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द हैबिटेट आर अनलिमिटेड द स्पीसीज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली innate potential to grow in number that Darwin observed while developing his theory of natural selection। Then the population grow in exponential
and geometrical fashion, magnitude of R value and Norway rate is, इस सारे आप डाटा मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए तो ये जो है एक्सपोनेंशियल है dn by dt इज इक्वल टू rn, और दिस इज कॉल्ड डिफरेंट वन, इसे एस शेप करते हैं, dn by dt इज इक्वल टू rn k minus n। exponential growth is this one, any species growing the exponential under the unlimited resources condition can reach enormous population density in short time। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है जहाँ पे 3 फेज होते हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज आ जाता है। फिटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो लॉजिस्टिक में dn by dt इज इक्वल टू k minus n by k, where n is equal to population density at time t, r is equal to intrinsic rate of natural selection, and k is a carrying capacity। Population evolved the maximum their reproductive fittest and also called Darwin fittest, high R value। Some organism they breed only once in their lifetime, Pacific salmon fish and bamboo। Some produce large number of a small size of offspring। स्पॉन्सरिंग करेंगे। नाउ वी हैव अ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। ये बहुत ही आसान है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म है और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा है तो इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दोनों को एक दूसरे से नुकसान मिल रहा है तो इसे कंपटीशन कहते हैं। और एक को फ़ायदा एक को नुकसान प्रीडेटर और पैरासिटिज्म कहता है में होता है। एक को फ़ायदा एक को ना ही नुकसान कमेंसलिज्म, और नेगेटिव एक को नुकसान एक को ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान। तो पॉजिटिव का मतलब फ़ायदा, नेगेटिव का मतलब नुकसान, जीरो का मतलब ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान। तो प्रीडेशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर मान लीजिए कि प्रीडेटर ना हो तो प्रे का नंबर बढ़ जाएगा। But the predator prey species achieve very high population density and causes the ecosystem instability। The prickly pear cactus introduced in Australia in 1920s, उसके flowers बहुत अच्छे थे। Finally, its invasive cactus was brought under the control only after the cactus feeding predator, जो cactus को खा सके जैसे moth, from the natural habitat was introduced into the country। In the Rocky International Community, American Pacific Coast, starfish, ये सारा चीज़ है। The field experiment when the starfish were removed from the enclosures, ये सारे predation के एग्जाम्पल है। ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कंपटीशन में दोनों को एक दूसरे से नुकसान होता है। कंपटीशन अकर व्हेन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete for the same resources that are limiting। Competition is best defined as a process in which the fitness of one species is measured in terms of R, that is intrinsic value, and it is significantly lower in the presence of another species। Gauss competition exclusion principle आता है क्वेश्चन, that are closely related species competing for the same resources। 2 closely related species हैं जो कि एक सेम चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, they cannot be coexist, ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। Indefinitely and competitively inferior will be eliminated eventually। सेम है कि अगर मान लीजिए कोई खिलौना है और 2 साल के बच्चे हैं तो आपस में पहले भिड़ जाएंगे, तो एक को मम्मी लेके चले जाएंगी एक को पापा, तो दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। पैरासिटिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक को तो फ़ायदा होगा एक को नहीं एक को नुकसान होगा। अगर मेरे अंदर कोई पैरासाइट आ जाए तो उसको तो फ़ायदा होगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स इज ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग द 1 or 2 intermediate host or vector facilitating the parasitization in primary host, lice, human and tick of the dog। Many marine fishes are infested with the ectoparasite and copeland and cascata, ये सारे चीज़ एग्जाम्पल हैं। कमेंसलिज्म ऑर्चिड वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कैटल एग्रीगेट और ग्रेजिंग, कैटल को इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि जैसे कैटल खाना खा रही है तो ये क्या करती है, इसके जो एग्रीट होते हैं वो वहीं पे आसपास रहते हैं तो उसको तो कुछ इसको तो फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि जब वो घास खाएगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऊपर दिखाई देंगे और ये फीड कर लेगी। बट कैटल को इससे ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान होता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। म्यूचुअलिज्म दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। माइकोराइजा इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हैं एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।